हेलो फ्रेंड्स, निधिश्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। नेशनल मूवमेंट की श्रृंखला चल रही है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ। क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में उस टाइम क्या हुआ जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने पीक पर था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले हम लोग प्रोविंशियल इलेक्शन देख लेते हैं। ये 1937 में हुए थे। कांग्रेस वॉज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज नॉट जस्ट अ पार्टी बट एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, उसमें बहुत सारी विचारधारा के लोग थे कांग्रेस में। कुछ लोग लेफ्ट लीनिंग थे, कुछ लोग हल्का सा राइट लीनिंग थे। ठीक है, तो अगर कांग्रेस की हम लोग बात करें तो कांग्रेस में जो लेफ्ट लीनिंग लोग थे, फॉर एग्जांपल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी, ये कांग्रेस से अलग नहीं हुई, ये कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी। बट वैचारिक रूप से 1934 में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें जेपी नारायण जो बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे बिहार से, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और यूसुफ मेहर अली जैसे लोग थे। यूसुफ मेहर अली ये वही बंदे हैं जिन्होंने डू और डाई का स्लोगन दिया। बाद में इसको महात्मा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया। दूसरी आइडियोलॉजी थी कांग्रेस में राइटिस्ट जो लोग थे, मतलब कंजर्वेटिव ग्रुप जो था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, भूला भाई देसाई, ये सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। अब कुछ नेता जो है अपने सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के, मतलब मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, उसके भी कुछ नेता थे जो कंजर्वेटिव ग्रुप में आते थे, जिनकी हल्की सी दक्षिणपंथी सोच थी। ठीक है, जैसे द्वारका प्रसाद मिश्रा, रविशंकर शुक्ला जो है बाद में जाके सीएम बने, पहले सीएम है ये मध्य प्रदेश के 1956 में, जब संगठित मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम है। और तीसरा एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर ही, जिन्हें कुछ मतलब नहीं था, ना तो उन्हें कभी चुनाव लड़ना था ना कुछ था। ये सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में पूरा ध्यान देते थे। दे वेयर कमिटेड गांधीयंस, जैसे सुचेता कृपलानी हो गए, जामना लाल बजाज हो गए। ठीक है, ये लोग खादी को प्रमोट करना, हरिजनों की सेवा करना, यही करते थे। अब इसमें एक सवाल आता है कि नेहरू जी इनमें से क्या थे। तो नेहरू जी जो है वैचारिक रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ही अंदर थे। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे वैचारिक रूप से, बट इन्होंने अपना स्टैंड जो है एज अ कमिटेड गांधीयन ही रखा। ये कभी चुनाव नहीं लड़े, किसी प्रोविंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। ठीक है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा रेडिकल हुए जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑगस्ट ऑफर, उस समय प्रोविंसेस से कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था। लोग बहुत बड़े स्केल में लामबंद हो रहे थे। ये सब देखते हुए जो उस समय के वाइसरॉय थे लिनलिथ-गो, वो इंडियंस को अपीज़ करने के लिए ऑगस्ट ऑफर लेकर आए। अब ये ऑगस्ट ऑफर आया था 8 अगस्त 1940। ये साहब हैं उस समय के वाइसरॉय। इन्होंने क्या किया, द देन वाइसरॉय लिनलिथ-गो मेड अ सेट ऑफ प्रपोजल कॉल्ड अगस्त ऑफर। फॉर द फर्स्ट टाइम द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्नॉलेज्ड। इस ऑगस्ट ऑफर में पहली बार ये बताया गया कि भाई हाँ, इंडियंस भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बना सकते हैं। ये मांग 1928 में उठी थी नेहरू रिपोर्ट के साथ, जब इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और नेहरू रिपोर्ट बनाई थी पूरी, जिसमें वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था जिसके हिसाब से इंडिया को चलना चाहिए। 1940 में जाकर 12 साल बाद ऑगस्ट ऑफर के जरिए ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ की गई कि हाँ, इंडियंस को भी हक है अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बनाने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, उस समय के प्रपोजल्स क्या थे। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट वॉर, एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये इंडियंस को बोला गया। दूसरी बात, डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करने की आज़ादी मिल गई। लेकिन अब लाहौर सेशन 1929 के बाद से इंडिया का एम डोमिनियन स्टेटस था ही नहीं। कांग्रेस का मेन एम था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। ये कब हुआ? ये हुआ लाहौर सेशन के बाद से। ठीक है, 1929, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हम लोग। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस उसमें आ सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ओनली व्हेन डिफरेंसेस बिटवीन
इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विल बी रिजॉल्व। भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग का स्टैंड हमेशा अपोजिट रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया की भी एंट्री करवा दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो कांग्रेस ने एंटी वॉर स्टैंड लिया कि भाई इंडिया जो है वॉर नहीं करना चाहता। मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, हम तो ब्रिटिशर्स के साथ हैं। प्लस कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने मिनिस्ट्री गिव अप कर दी, मुस्लिम लीग ने नहीं की। तो किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तभी हो सकता है ना जब आईएनसी और मुस्लिम लीग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करे या कोलैबोरेट करे। यही चीज़ ऑगस्ट ऑफर कह रहा है। अब बढ़ते हैं आगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। ऑगस्ट ऑफर फेल हो गया, तो जब ऑगस्ट ऑफर फेल हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंस था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस अपने राइट टू स्पीच का डिमांड कर रही थी, ताकि वो अपना एंटी वॉर डिक्लेरेशन दुनिया के सामने साझा कर सके कि भाई कांग्रेस जो है या इंडिया जो है, क्योंकि कांग्रेस उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इंडिया जो है एंटी वॉर है, वो ब्रिटिश के साथ नहीं है, वो एलाइड पावर का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ इंडिया एजर्ट करना चाहती थी, बट बिकॉज इंडिया उस समय कॉलोनी थी तो इंडिया के पास कोई राइट टू स्पीच था ही नहीं। तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। द लास्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बिगैन विद द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ड्यू टू फोर्स सर्कमस्टांसेस कांग्रेस लॉन्च्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह। विनोबा भावे बिकेम फर्स्ट सत्याग्रही टू इनिशिएट दिस सत्याग्रह। और विनोबा भावे पहले ऐसे इंसान हुए जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह आरंभ किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह कोई मास मूवमेंट नहीं था, इसमें लोगों की लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हों इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक आदमी अपने घर में भी बैठकर इंडिविजुअल सत्याग्रह कर सकता था। ठीक है। अब इन मध्य प्रदेश सेठ गोविंद दास वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही। मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो सेठ गोविंद दास जो थे वो पहले सत्याग्रही बने। इसके अलावा रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, पूनम चंद रांका वे आर अनदर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ मध्य प्रदेश हु ज्वाइंड इन। याद रखने वाली बात यह कि प्रमिला बाई ओके वॉज द फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, जिसको आज की डेट में मध्य प्रदेश माना जा रहा है, उसकी पहली विमेन सत्याग्रही थी प्रमिला बाई। इन ऑर्डर टू ट्रेन इंडिविजुअल फॉर सत्याग्रह, ट्रेनिंग कैंप्स वेयर इंस्टीट्यूटेड एट वेरियस टाउन्स इन मध्य प्रदेश। अब सत्याग्रह के लिए लोगों को ट्रेन करने के लिए, वॉलेंटियर्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स हुए, अलग अलग सभा बनी, समितियां बनी, ट्रेनिंग कैंप्स बने सीपी एंड बेरार के अलग अलग जिलों में। अब आगे बढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। बाई मार्च 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एट इट्स पीक एंड सिचुएशन इन यूरोप गॉट वर्सेंड। 1942 शुरू हो गया था, 1942 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर पहुंच गया था। अब इसमें क्या था कि एक तो ऊपर से यूरोप की हालत टाइट थी। अब यूनाइटेड किंगडम जो है एलाइड पावर्स का हिस्सा था। ये जो एलाइड पावर्स थे, यूएसएसआर, यूएसए और ये यूके, प्लस यूके की जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी इंडिया, वहाँ पे मास मूवमेंट हो रहे थे। तब इस समय क्या किया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और चाइनीज़ प्रीमियर चियांग काई शेक, इन्होंने दबाव डाला विंस्टन चर्चिल के ऊपर। उस समय 1942 में विंस्टन चर्चिल यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। भाई इन पे दबाव डाला कि आप इंडिया की मदद करें, इंडिया का कॉपरेशन लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी ना, वो उसमें ब्रिटिशर्स बहुत कम थे, उसमें इंडियन ट्रूप्स थे। ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन ट्रूप्स थे और इंडियन ट्रूप्स वॉर लड़ने को ही मना कर दिए थे कि भाई इंडिया जो है वॉर के सख्त खिलाफ है, हम ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, हम जो है यूके की तरफ से वॉर नहीं लड़ना चाहते। अब इसमें क्या हुआ, टू ब्रेक द डेडलॉक अ मिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिशर्स और कांग्रेस में कोई समझौता हो नहीं पा रहा था। ऑगस्ट ऑफर आया, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये जो डेडलॉक बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच, उसको तोड़ने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स एक मिशन लेकर आए जिसको कहा गया क्रिप्स मिशन। ही ऑफर्ड सम सोल्यूशन विच वेर डिस्कार्डेड यूनैनिमसली बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये जो भी प्रस्ताव लेकर आए, इसको ना तो मुस्लिम लीग ने पसंद किया ना तो कांग्रेस ने पसंद किया।
The mission did not concede to the demand of formation of Pakistan, neither gave any assurance to पूर्ण स्वराज। मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी कि उन्हें एक नया देश चाहिए था जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो क्रिप्स मिशन ने इस डिमांड को खारिज कर दिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपीज़ करना चाहते थे। बट इन्होंने कहीं पे भी अपने प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कहीं बात नहीं की। बहुत सारे इन्होंने ऑफ़र दिए क्रिप्स मिशन में, ये जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन बस इतना भी जान लीजिए कि क्रिप्स मिशन जो है उसे ना सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, बल्कि उस समय जो हिंदू महासभा थी उसने भी डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली, क्रिप्स मिशन ने ये डेडलॉक नहीं तोड़ पाया कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान सिंगापुर तक आ गया था, प्लस अंडमान एंड निकोबार को भी कैप्चर कर चुका था। तो उस समय सिचुएशन बहुत नाजुक थी, ऐसा लग रहा था कि भाई अब इंडिया जो है जापान की कॉलोनी बन जाएगी। ये एक ऐसा मोमेंट था कि जब अगर कोई मास स्ट्रगल उस समय लॉन्च कर दिया जाए, तो क्योंकि ब्रिटेन की हालत वैसे ही ख़राब थी, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऊपर से जापान इतना करीब, तीसरी बात अगर उसकी कॉलोनी भी उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने लगे तो ब्रिटेन एकदम टूट जाएगा। ये बिल्कुल सही मौका था एक मास मूवमेंट, एक मास स्ट्रगल करने का, और ये मौका कांग्रेस ने नहीं चूका। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी adopted Quit India movement on 8th August 1942. Many big leaders, including Gandhiji, were arrested the very next day. The same fate was meted out to leaders of provinces, including Madhya Pradesh. जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ 8 अगस्त को, 9 अगस्त को ही सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और यही चीज़ सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के में भी हुई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड AICC एंड PCC प्रदेश कांग्रेस कमेटी एज अनलॉफुल एंड इलीगल। तुरंत AICC और PCC को बैन कर दिया गया। द टॉप ब्रास लीडर्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार लाइक सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ला, DP मिश्रा जी, ब्रिजलाल बियानी, पूनम चंद राका वेयर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। सेंट्रल प्रोविंस में भी यही किया गया। जितने भी सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार यानी प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े लीडर्स थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। द मूवमेंट वॉज बिकम लीडरलेस एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग लाइक अ मेहम। अब इस मूवमेंट का कोई लीडर नहीं बचा। नाउ पीपल ओवर ऑल द ईयर्स आर ट्रेंड इनफ टू कैरी आउट सच अ मैमथ स्केल मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी ने ये एंटीसिपेट किया था कि भाई तुरंत गांधी जी ने एक शायद किसी को पत्र लिखा था, जामनालाल बजाज को, जहाँ पे उन्होंने ये एंटीसिपेट किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लीडर्स जो है तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। बट जो हम 1920 यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इन 22 सालों में उन्होंने लोगों को ट्रेन कर दिया था कि अब लोग अपना आंदोलन खुद से लड़ सकते हैं। तो ये खूबी थी गांधी जी की कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ओवर द ईयर्स इन्होंने जनता को ट्रेन किया था। अब 8 अगस्त को तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया। 19 अगस्त को क्या हुआ बैतूल में कि ऑन 19 अगस्त 1942 ट्राइबल फ्रीडम लीडर्स गैदर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विष्णु गोंड नियर घोड़ा डोंगरी बैतूल एंड सेट टिम्बर डिपो लोकेटेड वेरी नियर टू पुलिस स्टेशन ऑन फायर। विष्णु गोंड का नाम याद रखना है। ट्राइबल मूवमेंट एक बार फिर से जागृत हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ऑन 6 सितंबर 1942 इंदौर सराफा सत्याग्रह, सराफा एक जगह इंदौर में, सराफा सत्याग्रह स्टार्टेड। इनिशियली पुलिस रिटेलिएटेड बाय चार्जिंग लाठीज बट लेटर ऑन रिजॉर्टेड टू फायरिंग। बाद में पुलिस फायरिंग पर उतर आई। इन भोपाल स्टेट शाकिर अली खान वॉज लीडिंग द मूवमेंट। भोपाल स्टेट जो है प्रिंसली स्टेट था, लेकिन वहाँ पे भी क्विट इंडिया मूवमेंट की धूम थी। ये शाकिर अली खान वही हैं जिन्होंने सुबह ए वतन नाम का एक अखबार चालू किया था। रीवा द कैपिटल ऑफ विंध्य प्रदेश स्टार्टेड राइस सत्याग्रह, चावल सत्याग्रह शुरू हुआ रीवा में, ये याद रखिएगा। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट हाई टैक्सेस इम्पोज बाई स्टेट ऑन एग्रीकल्चर। ये जो बहुत तरीके के विंध्य रीजन उस समय प्रिंसली स्टेट था, और बहुत तरीके के टैक्स और भी तरीके के चौकीदारी टैक्स, बेगारी सिस्टम, बहुत कुछ था प्रिंसली स्टेट में।
उन सब चीज़ों के अगेंस्ट राइस सत्याग्रह रीवा से में शुरू हुआ। द सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट मेड दिस मूवमेंट वेरी फॉर्मिडेबल। इन रीवा लाल पद्मनाभ सिंह who was son of रीवा प्रिंस लाल कुंवर प्रताप was shot dead। रीवा के प्रिंस लाल कुंवर प्रताप के पुत्र पद्मनाभ सिंह जो स्टूडेंट के उस समय लीडर हुआ करते थे, उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में चल रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक तरह से मेहम था, एक तरह से रकस था, क्योंकि कोई लीडर था नहीं। तो ये था पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट। बाद में फिर 1945 में ही वेवल प्लान आया। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, तो यूनाइटेड किंगडम में एक नई सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार थी। नए प्राइम मिनिस्टर आए, क्लीमेंट एटली। ठीक है, फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, और कैबिनेट मिशन का एम ही था कि भाई इंडिया की मदद करना है कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो ये सारे इसके बाद ये चीज़ें हुई। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो टर्बुलेंट 40s था, ये जो 40s का दौर था पूरा 1940 से लेकर 47 तक, उसमें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। उसके लिए तो पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर लगेगा। तो बहरहाल ये क्विट इंडिया मूवमेंट का ये पूरा लेखा जोखा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, उसके पहले क्या चीज़ें चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या रोल था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। निधिश्री एकेडमी से जुड़ी है। आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को बताइए। ये एक नया इनिशिएटिव है आपके MPPSC सिलेबस के हर टॉपिक को कवर कराना, ताकि आप मेंस के लिए और साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।